राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान में, और हम पढ़ रहे थे राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों के वर्गीकरण में इसके पहले के अंक में मैंने आपको बताया था अरस्तुकृत राज्यों का वर्गीकरण। हमने ये जाना था कि अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। एक शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और एक शासन का स्वरूप या शासन का उद्देश्य। और मैंने ये भी बताया था कि अरस्तु ने ये कहा कि यदि एक व्यक्ति शासन करता है और जनता के हित में, सामान्य हित में शासन करता है तो राज्य का वह स्वरूप राजतंत्र कहलाता है। और वही व्यक्ति जब स्वयं के हित में शासन करने लग जाए या सामान्य जनता के हित को भूल जाए, शासन का स्वरूप विकृत हो जाए, तो राजतंत्र आततायी तंत्र में या निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। ये दूसरा राज्य का स्वरूप जो विकृत रूप है वो बताया। फिर अरस्तु ने ये कहा था कि यदि कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और जनता के हित में होता है, सामान्य हित में होता है, तो राज्य का वह स्वरूप कुलीन तंत्र कहलाता है। और जब कुलीन तंत्र विकृत हो जाता है तो वह धनिक तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु ने आगे बताया कि यदि कुछ व्यक्तियों, बहुत से व्यक्तियों का शासन होता है और सामान्य हित में होता है तो बहुतंत्र या पॉलिटी के नाम से जाना जाता है। और जब वह शासन का रूप बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो उसे हम भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। और अरस्तु के अनुसार समाज में ये राज्यों के परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। तो ये उन्होंने एक चक्रीय फॉर्मूला राज्यों में बदलाव का, राज्यों के वर्गीकरण का, राज्यों के प्रकारों का संख्या के आधार पर और शासन के उद्देश्य के आधार पर बताया था। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है अरस्तु ने जो ये वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण का हम मूल्यांकन करेंगे। आलोचक आलोचना भी करते हैं और इसका महत्व भी है। तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तो दोनों बातें देखेंगे, आलोचना किस आधारों पर होती है और इसका महत्व क्यों है। तो पहले हम जब आलोचना की बात करते हैं तो गवर्नर ने और मान महल ने अरस्तु द्वारा किए गए इस वर्गीकरण की आलोचना की है। और आलोचना के बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु तो आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु जिसे राज्यों का वर्गीकरण कहते हैं वो वास्तव में राज्यों का वर्गीकरण है ही नहीं, वो सरकारों का वर्गीकरण है। आलोचक ये मानते हैं कि अरस्तु ने राज्य और सरकार दोनों को एक कर दिया, जबकि हम जानते हैं कि सरकार राज्य का एक अंग है, एक तत्व है। राज्य और सरकार समानार्थी नहीं है, एक नहीं है। वो सरकारों के परिवर्तन को राज्यों का बदलाव कह रहा है, राज्यों का परिवर्तन कह रहा है। तो इस आधार पर आलोचक आलोचना करते हैं कि वास्तव में अरस्तु जिसे राज्यों का वर्गीकरण कहते हैं वो वास्तव में राज्यों का वर्गीकरण नहीं बल्कि शासन सत्ताओं का वर्गीकरण है, सरकारों का वर्गीकरण है। इस आधार पर आलोचना की जाती है। हालांकि इस आलोचना का जवाब देने वाले लोग ये कहते हैं कि अरस्तु के समय जिस प्रकार के शासन चल रहे थे उस व्यवस्था में सरकारों के बदलाव से राज्यों में बदलाव आ जाते थे। और इसलिए उन्होंने ठीक कहा, बल्कि अरस्तु के बाद पोलिबियस, सिसरो जैसे विद्वानों ने भी जो राज्यों का वर्गीकरण किया है वहां उन्होंने सरकारों के आधार पर ही राज्यों का वर्गीकरण किया है। इसलिए वो इस आलोचना को स्वीकार नहीं करते हैं। पर फिर भी आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने राज्य और सरकार में भेद नहीं किया और सरकारों के वर्गीकरण को ही राज्यों का वर्गीकरण किया, इसलिए इसे हम उचित नहीं मान सकते। इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना का बिंदु यह है कि अवैज्ञानिक है, संख्यावाचक है, वैज्ञानिक नहीं है। इससे राज्यों के आंतरिक व्यवस्था का आभास नहीं होता बल्कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगता है, और इसलिए इसे हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते, ऐसा आलोचक कहते हैं। इस आलोचना का जवाब जो लोग देते हैं, प्रत्युत्तर जो देते हैं, वो ये कहते हैं कि अरस्तु ने केवल संख्या के आधार पर ही नहीं बल्कि शासन के उद्देश्य, शासन के स्वरूप, शासन सामान्य जनता के हित में है या विकृत रूप है, इसके आधार पर भी
शासन के प्रकार को बताया है, राज्य के प्रकार को बताया है, और इसलिए केवल ये कहना कि अवैज्ञानिक है और केवल संख्यावाचक है, ये ठीक नहीं है। उसने शासन को नैतिकता की कसौटी पर कस करके भी राज्यों के वर्गीकरण की बात कही है, इसलिए इस आलोचना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा अरस्तु की बात का पक्ष लेने वाले लोग कहते हैं। एक आलोचना का बिंदु ये बनता है कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में उन्होंने प्रजातंत्र को निकृष्टतम शासन का रूप माना है, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रजातंत्र तो सर्वश्रेष्ठ शासन है। स्थापित सत्य भी हो गया राजनीति विज्ञान में कि वह शासन जिसमें जनता की भागीदारी अधिकाधिक होती है वह ज्यादा अच्छा होता है, जबकि अरस्तु के विचारों में, अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत निकृष्टतम शासन प्रजातंत्र को माना गया है, जिसे भीड़ तंत्र की संज्ञा दी गई, तो इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। और यहाँ पर यह बात है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे, और सुकरात को जो मृत्युदंड दिया गया वो प्रजातंत्र में दिया गया, तो वहीं से ये नींव रख दी गई थी विचारों की। प्लेटो के विचारों में भी उन्होंने प्रजातंत्र को ठीक नहीं माना, और अरस्तु ने भी यहीं से प्रजातंत्र को ठीक नहीं माना, तो उन्होंने भीड़तंत्र के नाम से इसे बताया। एक आलोचना का बिंदु यह है कि वर्तमान राज्यों पर यह लागू नहीं होता है। वर्तमान में हम जानते हैं कि जो अरस्तु ने शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और शासन के रूप के आधार पर वर्गीकरण किया, उससे आगे बढ़कर के और भी बहुत से वर्गीकरण हो गए हैं। केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन और एकात्मक शासन की बात है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन है। धर्म की प्रधानता, धर्म को प्रभावित मानना, इसके आधार पर धर्माचार्य राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य, इस प्रकार के रूप है। तो वर्तमान समय में शासन के आधार पर राज्यों के बहुत से रूप निखर करके आए हैं, हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु ने जो कहा या जो रूप बताए वो अभी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अभी तो और भी बहुत से प्रकार है। तो इस आलोचना का जवाब ये दिया जाता है कि जो आधारभूत तत्व है, जो आधारभूत प्रकार है, वो तो आज भी वही है, चाहे राष्ट्रतंत्र हो, चाहे कुलीनतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो। हालांकि उसके फिर और वर्गीकरण आगे किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर आलोचक जो आलोचना करते हैं उस आलोचना को अरस्तु के समर्थक स्वीकार नहीं करते। एक आलोचना का बिंदु है कि उन्होंने जो परिवर्तन चक्र दिया है अरस्तु ने, वो त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति का शासन जनता के हित में राजतंत्र है, यदि वो विकृत होता है तो आतताई तंत्र है, निरंकुश तंत्र है। फिर कुछ लोग क्रांति करते हैं, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं, जनता के हित में शासन करते हैं, वो कुलीन तंत्र बन जाता है। फिर कुछ समय बाद वो विकृत हो जाता है और वो धनिक तंत्र में बदल जाता है। बहुत से व्यक्ति बाद में आगे आते हैं, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं, जनता के हित में शासन करते हैं। वो बहुतंत्र होता है, पॉलिटी होता है, और कुछ समय बाद वो भी बिगड़ जाता है, उसका भी विकृत हो जाता है और बहुतंत्र, प्रजातंत्र या भीड़तंत्र में बदल जाता है। फिर से एक व्यक्ति आता है, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेता है, जनता के हित में शासन करता है और वो राजतंत्र होता है। अरस्तु कहता है कि समाज में ये चक्र चलता रहता है, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, बहुतंत्र और प्रजातंत्र, फिर राजतंत्र। ये जो चक्र अरस्तु बताते हैं, ये चक्र जिस क्रम में होना चाहिए वैसा ही वो जरूरी नहीं है। आलोचक कहते हैं कई बार हमने ये देखा है कि राजतंत्र के बाद सीधा प्रजातंत्र आ गया, बीच में कुलीन तंत्र आए ही, धनिक तंत्र आए ही, बहुतंत्र आए ही। तो ये जिस तरह की बात अरस्तु ने कही है चक्र परिवर्तन वाली, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके आधार पर भी आलोचना होती है। तो ये कुछ आलोचना के बिंदु थे जो अरस्तु द्वारा राज्यों के किए गए वर्गीकरण के हैं। जब हम इसके महत्व की बात करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो दोनों चीजें देखें, विपक्ष की बातें, विपक्ष की बातें। जब हम मूल्यांकन करते हैं और महत्व के बिंदुओं को देखते हैं, तो सबसे पहले तो यह है कि पहला व्यक्ति था अरस्तु, जिन्होंने की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर संख्या और शासन का उद्देश्य, इसके आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया, एक व्यवस्थित तरीके से
वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण करने का कार्य राज्यों के संदर्भ में किसी ने किया तो वो अरस्तु ने किया, इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा इसका महत्व इसलिए बना हुआ है कि भले शासन के वर्तमान समय में कितने ही रूप आगे हो, राज्यों के कितने ही रूप आगे हो, जो आधारभूत रूप लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र के हैं वो आज भी नहीं झुटलाए जा सकते। वो तो मौलिक प्रकार है ही, उसके बाद और शाखाएं उसमें से निकली है। तो ये जो मौलिक अंतर, मौलिक भेद राज्यों के किसी ने बताया तो अरस्तु ने बताया, इसलिए भी अरस्तु का महत्व बना हुआ है। अरस्तु का महत्व इसलिए भी है कि इन्होंने आधुनिक जो वर्गीकरण है, जो हमने आगे जाकर के वर्गीकरण किया जाए संघात्मक, एकात्मक, संस्थात्मक, अध्यक्षण, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया, सीमा चिन्ह की। जब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब आखिरी सीढ़ी पे जाएंगे। तो आज हम जो राज्यों के प्रकारों को देखते हैं उसके लिए शुरुआत करने का काम अरस्तु ने किया था। तो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि आलोचना के बाद उसके महत्व के बिंदु थे। और इस संदर्भ में हम गिलक्रास्ट के कोटेशन को कह सकते हैं। वो ये कहते हैं कि आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए अरस्तु का जो वर्गीकरण है पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण किए हैं उन सब के लिए ऐतिहासिक आधार रहा है और इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। देखिएगा एक बार फिर से हम दोहरा दें तो गार्डनर और वान महान इसके प्रमुख आलोचक हैं और पहली आलोचना का बिंदु सरकारों का वर्गीकरण है और ये मानते हैं कि राज्यों का नहीं सरकारों का वर्गीकरण है। आलोचक ऐसा मानते हैं, पर इसका जवाब ये दिया जाता है कि अरस्तु के बाद पोलिबियस, सिसरो, मॉन्टेस्क्यू, जेलेनिक, मैरियट, ब्राइस और लीकॉक ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरकारों को मूल मानते हुए राज्यों का वर्गीकरण किया है। वर्गीस ये कहते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण पूर्णतः निर्दोष और युक्ति संगत है यदि हम उसके द्वारा प्रयुक्त राज्य तथा प्रभुता शब्दों के स्थान पर शासन तथा व्यवस्था शब्दों का प्रयोग करें। दूसरी आलोचना अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण के संदर्भ में है। तो वो ये कहते हैं आलोचक के वर्गीकरण सरकार के आंतरिक संगठन पर प्रकाश नहीं डालता और ये गुण विषय न होकर संख्या विषय है। पर इसका जवाब ये दिया जाता है कि इसका अपना महत्व है। शासकों की संख्या राजनीतिक चेतना का आभास कराती है और इसके साथ ही साथ इसमें शासन के उद्देश्य को भी आधार बनाया गया है। वर्गीस कहते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण नैतिक और आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। फिर आलोचना है प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया है, उन्होंने सबसे निकृष्टतम शासन माना है। अगली आलोचना वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान राज्यों से लागू नहीं होने के बहुत से कारण है। जैसे वर्तमान में व्यवहारिक रूपों में अंतर है। इंग्लैंड में वैधानिक रूप से राजतंत्र है पर व्यवहारिक रूप से प्रजातंत्र है। वर्तमान में मिश्रित शासन प्रणालियां होती है, अरस्तु ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। वर्तमान में नए शासन के रूप आए हैं, जैसा मैंने बताया पहले भी, एकात्मक, संघात्मक, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक। और उसी क्रांति के पश्चात प्रजातंत्र के भी दो रूप आ गए, एक पूंजीवादी प्रजातंत्र, एक समाजवादी प्रजातंत्र। और एक आलोचना का बिंदु है परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है और महत्व के बिंदुओं में प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था, आधुनिक वर्गीकरण का मार्गदर्शक है और राज्यों के आधारभूत भेद जो राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक है वो अरस्तु ने ही बताया है। इस आधार पर इसका महत्व बना।